कुछ बोला? नहीं। देखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठोक के और बजा के बात करता हूँ, मेरी ये आदत है। और जो दावा करता हूँ उसकी दलील भी मैं रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मेरी आदत कुछ और है। मैं आयरलैंड की कप्तानी करना पसंद करता हूँ, इंडिया के 13वें नंबर का खिलाड़ी नहीं बनना चाहता। ये मेरी आदत में शामिल है। तो कहने का मकसद ये है कि एनआरसी का मुद्दा है तो आप चुप, सीए का मुद्दा आता है आप चुप, और जब कोई प्रशासन का मामला आता है हमारे नाम पे तो नहीं, अगर नहीं प्रशासन मेरे पास नहीं है। और जब जमात का नंबर आया मरकज पे, जब कोई बात आई तो फौरन होना चाहिए गिरफ्तार। ये कहाँ से ताकत भाई आ गई आपको? ये बल आपको कहाँ से मिल गया? जब तो आपके पास प्रशासन था ही नहीं और अब आपको बिल्कुल फौरन गिरफ्तारी चाहिए। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो भरोसा किया गया था, जिस पत्ते पे हमने भरोसा किया, वो पत्ता हवा देने लगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब ऐसे धोखेबाज के साथ रह करके अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। अगर काम ही करना है तो ऐसा काम करना है जिससे हमारे समाज की भलाई हो, हमारे समाज में विकास हो, हमारे समाज का कार्य ठीक हो। इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली छोड़ के यहाँ आने की कोशिश की। अब मेरा दूसरा सवाल ये है सर, बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं, जैसा कि कांग्रेस है, जेडीयू है, बीजेपी है, जन अधिकार पार्टी है, राजद है। सर, इन पार्टियों को छोड़कर आप एमआईएम ही क्यों ज्वाइन किए? आप एमआईएम से क्या खासियत है? आदमी जब कोई जगह छोड़ता है ना तो अच्छी जगह तलाश करता है साहब। किसके चेहरे पे दाग नहीं है? कौन ऐसी पार्टी है, मुझे आप साबित करके दिखाइए एक फर्दे वाहिद पार्टी एमआईएम छोड़ के। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये दुनिया लगी है पीछे, लेकिन इतने नपे तुले जुमले में बात करते हैं, इतने साफ सुथरे कार है नुमाया अंजाम देते हैं, किसी के अंदर में मजाल नहीं हुई जो उनके पीछे लग करके उनका कुछ बाल बका कर सके। लेकिन कोई ऐसी पार्टी है जिसने आपको धोखा नहीं दिया है? कांग्रेस ने आपको धोखा नहीं दिया, राजद ने आपको धोखा नहीं दिया, जेडीयू ने आपको धोखा नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी मुक्त भारत बिहार बना रहे हैं हम, बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा नीतीश जी ने नहीं दिया था? फिर क्या हुआ? महागठबंधन में आकर के अपनी सीट ले ली, उसके बाद देखा कि अब हमारी सरकार गिरने वाली है तो आप जाकर के बैठ गए उसी बीजेपी की गोद में। और आलम यह हो गया कि भाई अब वो नारा खोखला साबित हुआ या नहीं, तो ये धोखा है या नहीं। फर्क इतना ही है कि कल वो अपनी सत्ता बना रहे थे, आज भी वो अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में, एक बात में इस जिम्मे में कह दूं, अभी एनआरसी का मुद्दा रुका हुआ है और आपके बिहार से रुका हुआ है। आप लोग होशियारी के साथ रहिए और लोगों को बताइए कि अगर अब की बार भी नीतीश की सरकार बन गई तो फिर से एनआरसी का मुद्दा बिहार में लागू होगा और आप लोगों से बहुत करीब है। यहाँ पे क्या नेपाल और बांग्लादेश आपको खिसकाने में वक्त नहीं लगेगा। ये ऐसे धोखेबाज है, जब हमसे वोट लेकर के धोखा देकर दूसरी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, जिसको भगाने का नंबर था, तो हमें तो भगाना भी नहीं चाह रहे, तो जाहिर सी बात है वो हमें भगा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को बढ़ाइए और आगे फैलाइए और दूर तक पहुंचाइए कि जो धोखाबाज है, जो जालसाज है, जो मक्कार है, जो अय्यार है, उनके धोखेबाजी से लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। तो जब सारे धोखेबाज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, चाहे वो अदरवाइज किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 5 तारीख के बाद आपको ये पता नहीं चला होगा कि बुनियाद किसने रखी? नाना ने, और अब तामीर खड़ी कर रहे हैं पोता और नवासा। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं, फर्क इतना ही है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी ही अच्छी है कांग्रेस से साहब। कहिए क्यों? वो सामने से वार करती है, तो सामने से अगर कोई वार करे, कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके तो आप जान बचा भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से आपके ऊपर छुरा घोंपे तो आप नहीं बच सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस से बेहतर बीजेपी नहीं हुई। बीजेपी हमसे जो कहना खुल्लम खुल्ला। इसीलिए कहा जाता है नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। ये फारसी का मकूला है। जी हाँ, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। इसीलिए अगर आप किसी नादान से दोस्ती करते हैं तो उससे बढ़िया है कि दाना से दुश्मनी कीजिए। तो हम लोग अगर बीजेपी की मुखालफत करते हैं और कांग्रेस की करते हैं तो फर्क यही है कि बीजेपी सामने से वार करती है, कम से कम आघात
वजह क्या है? कोई दावा करते तो दलील दीजिए साहब। बगैर दावा के आप बगैर दलील के दावा कीजिएगा आप। बगैर दलील के दावा खोखला होता है। चाहे आप जज के सामने में हो, चाहे वकील के सामने में हो, भाई के सामने हो, बिरादर के सामने हो, मुल्क के सामने हो, मोहल्ले में हो या किसी जगह पे हो, अगर आपका दावा है तो उसके साथ मजबूत दलील होनी चाहिए। आप सर विपक्ष कहते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी और उसका भाई जो असदुद्दीन अवैसी है इतना भड़काऊ भाषण करते हैं, उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते, उस पर उसके खिलाफ केस दायर क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया पहली मैंने दे दिया। जो सच्चा होता है, जो नेक होता है, जो रब से डरता है, उसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है मगर उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है, इसलिए कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की इयानत, अल्लाह की जानिब से हेल्प उनके पास पहुंचता रहता है। तो जो अल्लाह उसकी हिफाजत करे तो मोहल्ला क्या बिगाड़ेगा साहब? वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इज्जत और दौलत और शोहरत और नेमत और ये सारी चीजें जो दुनिया बनाई गई है, अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है। पूरी कायनात मिलकर अल्लाह को एक मानती है? सवाल का जवाब दीजिए आप। पूरी कायनात को बनाने वाला रचयिता एक ही है, खालिक व मालिक एक ही है, उसका नाम अल्लाह है। पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह को एक नहीं मानती है साहब। बावजूद उसके अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह सबको पिलाता है, अल्लाह सबको जिलाता है, खिला के सुलाता है, भूखा उठाता है और फिर दिन भर रोजी देता है। कहता है फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, रोजी तलाश करो। हालांकि रोजी देने वाला मैं मौजूद हूँ, मेरी चाहे मुखालफत करो या मुवाफकत करो। अल्लाह को नहीं मानता है मगर रोजी मिलती है। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोई मुखालफत करते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? पीछे से उंगली उसी के ऊपर उठती है जो आगे रहता है साहब। तो असदुद्दीन साहब आगे है, पीछे कोई उंगली उठा रहा तो फर्क क्या पड़ने वाला है? सर आप अमर विधानसभा में इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या पार्टी में रहेंगे या फिर छोड़ देंगे? पार्टी में रहेंगे। ये पार्टी किसी और की नहीं है साहब, ये पार्टी मेरी है।
तुम क्या कर रहे हो? तो बांट के तुम हमें मौत के दहाने पे पहुंचा रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हमें मारना चाह रहे हो। बांटो मत, इत्तेहाद पैदा करो। इत्तेहाद जिंदगी का नाम है, इख्तिलाफ मौत का नाम है। अब रही बात सीधी सादी जनता इनको वोट क्यों देती है, इस डर की बुनियाद पे। अब आज की तारीख में लोगों के जहन में ये बात आ गई है, इसलिए कि हम लोगों ने बबांगे दोहरे ऐलान किया है और निडर होकर ऐलान किया है। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी के हम लोग भी तो शेर है ना भाई एक शेर है तो उसके भी तो बहुत सारे शेर होते हैं। हाँ, हम लोग भी शेर ही हैं और निडर है। अल्लाह से डरना, काहे को बंदे से डरना यार। अब हुआ ऐसा कि यहाँ के लोग उनको वोट देकर के ले आए, लेकिन विकास की तरफ तवज्जो नहीं किया। अब हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, लोगों को समझाने का काम किया है। बच्चों को समझाया, बड़ों को समझाया, अपने चचाओं को समझाया, भाइयों को समझाया, बहनों को समझाया, मिलने जुलने वालों को समझाया, दोस्तों को समझाया, अहबाब को समझाया, फ्रेंड्स को समझाया, मोतकदीन को समझाया। सारे लोगों को समझा बुझा के यहाँ तक इस वक्त मोमेंट लाए हैं जब ही न पूरे हिंदुस्तान में आवाज चल रही है कि सीमांचल में अब की बार कोई कुछ और नहीं चलने वाला है। अगर चलेगा तो सिर्फ पतंग छाप चलेगा। इसीलिए ये आवाज आ रही है कि अब किसी और का नाम नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम चलेगा। अब अगर कोई नाम चलने वाला है तो हमारे अख्तरुल ईमान का नाम चलने वाला है। विपक्षों का हाल इस वक्त ये हो चुका है साहब, विपक्षों के सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है साहब। सारे लोगों के बोरिया बिस्तर बिल्कुल गोल हो चुके हैं। ऐसी कपकपी तारी हो गई है, ऐसा लगता है जहां पतंग छाप का नाम बोल दिया जाता है तो उल्लू के अंदर एक भूकंप, जलजला और इतिहास पैदा हो जाता है। वजह क्या है? हम शेर हैं, शेर के मानने वाले हैं। और शेर क्यों नहीं, हम शेर अली के चाहने वाले हैं।